आपका कमोडिटी कॉल में स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारा कॉन्वर्सेशन का थीम यहां पर चीनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं भारत सरकार ने इसी महीने 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी भी दी थी, जिसमें से माना यह जा रहा है कि 40 लाख टन चीनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं और 10 लाख टन चीनी तो इसी महीने एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। इसके अलावा भारत यूरोप अमेरिका को अलग से चीनी एक्सपोर्ट करेगा, जो कि TRQ के मद्देनजर होगी। लेकिन बाजार के मौजूदा हाल को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या कुछ फंडामेंटल्स पे नजर रहेगी, किस तरह के भाव और अवेलेबिलिटी यहां पर रह सकती है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी और नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के MD प्रकाश नायक नवरे जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और चीनी काफी हद तक इस हफ्ते में हेडलाइंस में भी रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे वो रॉ शुगर हो या व्हाइट शुगर, हमने 5 और 7 महीने के हाईज पे रिस्पेक्टिवली से आते हुए भी देखा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो तेजी थी ही, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग को लेकर थी या फिर ये देखते हुए कि भारत की तरफ से हमने यहाँ पर एक लोअर शुगर कोटा, एक्सपोर्ट कोटा यहाँ पर जारी होता हुआ देखा है। लेकिन अब आगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रफुल्ल जी आपसे पहले जानना चाहेंगे। जिस तरह की तेजी यहाँ पर चीनी के प्राइसेस में हम देख चुके हैं, क्या सारा कुछ फैक्टर्ड इन है या आपको लगता है कुछ और बड़ा तभी बाकी है? नहीं, ये सारा कुछ फैक्टरिंग हो चुका है और ये भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना भी मार्केट ऊपर आ सकता है। एक सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से वर्ल्ड में एक महीने के लिए, एक छोटा सा टाइम पीरियड के लिए सप्लाई की हिंच हो गई है। और ऐसे टाइम पे ये हाइप होना कि डिफॉल्ट हो रहे हैं या रिनिगोशिएशंस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन ये काफी टाइम हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का कोई पैच है, सेंट्रल महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र का, वहां पे ये चीजें होती रहती है। पर कोई भी ऐसा हमने तो अभी तक नहीं सुना कि डिफॉल्ट कोई जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस ने जो बेचा हो फॉरेन बायर्स को, और उसमें कोई निगोशिएशन या डिफॉल्ट कुछ सुनने में नहीं आया है। ये चीज भी एक साथ में आ जानी। ऐसे टाइम पे थाई का एक छोटा सा कोई कोटा था, वो भी कुछ अच्छे प्राइस में गया। और ब्राजील में जो है, जैसे हिंदुस्तान में था कि लास्ट टाइम जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 85 लाख टन था और ये साल 60 लाख टन था, तो ये वैसे ही ब्राजील में ओपनिंग स्टॉक कम है। तो ब्राजील का भी स्टॉक का नीच ये होना, और पर्टिकुलरली जो हमारे गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो इंडिया की सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, उनको अगर चीनी वो टाइम पे नहीं मिलती है या रिनिगोशिएशन पे, तो ऐसे टाइम और ऐसे न्यूज आर्टिकल जो फंड मैनेजर है उसको अट्रैक्ट करते हैं कि इसको उठा के लेके जाओ, यानी जो भी शॉर्ट है उसकी तबीयत अच्छी कर दो जरा बराबर। तो ये इस तरह के खेल कमोडिटी मार्केट में हमेशा होते हैं। इसीलिए कमोडिटी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से भी ज्यादा हाई बीटा रिस्क वाली रहती है। तो उसी का ही ये एक नजरिया था, ऐसे हम देख सकते हैं। प्रकाश जी आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि हाँ डिफॉल्ट कहें या रीनेगोशिएशन कहें, आधे मिलियन टन का शायद जारी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी चीनी के भावों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली। और दूसरी जो खबरें हैं कि प्रीमियम पे यहाँ पर मिल्स ने चीनी बेची है भारतीय बाजारों में, इटसेल्फ कोटा बेचा है रादर। दोनों ही खबरों पर आपकी क्या राय है? ये कोई नई बात नहीं है। ओके। जिस साल इंडिया ने एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखा है, हमेशा ये होते आया है। ऐसी कोई नई बात नहीं कि जिसपे इतनी बहस होनी जा रही है। कोटा बेचने वाले बेचते हैं, कोटा स्वैपिंग करने वाले करते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एट द एंड ऑफ द डे इंडिया कितनी चीनी बाहर बेचती है। आज की तारीख में जैसे 41 लाख टन के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से सेकेंड ट्रेंच जो है उसकी ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने, भला उन्होंने स्टार्ट में कहा है कि जनवरी फरवरी में हम इसका लिहाजा लेंगे, लेकिन मेरा उसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है, भाई गन्ना खड़ा है फील्ड में, ये कोई जादू की काढ़ी नहीं है कि बस फिगर सिर्फ जनवरी फरवरी में आपको मालूम पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं है। ये गन्ना लगाया हुआ है 1 साल पहले, आज खड़ा है फील्ड में, वो गन्ना तो आना ही आना है। जो भी गन्ना मिल में आना है उसकी तो चीनी बननी है। तो कुछ हद तक एस्टिमेशन जो हमने सबमिट किया गवर्नमेंट की तरफ, वो ये बताती है कि अनदर 30 एटलीस्ट 25-30 लाख टन सेकंड रेंज आए, और उसके अनाउंसमेंट फरवरी की राह ना देखे, दिसंबर अगले महीने में ही कर दिए,
तो थोड़ा सा मार्केट में उसका ठीक असर पड़ेगा, जहां तक मेरा ख्याल है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे बात की जा रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें बाजार में इस वक्त हो रही हैं और फैक्टर्ड इन है भी मार्केट्स में, पर ट्रेड को इसका फ़र्क पड़ेगा कि कितना एक्सपोर्ट और यहाँ पर अलाउ किया जाता है। आप दोनों से फिर प्राइस व्यू ही लेना चाहेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स में अगर देखें तो प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी है। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में चीनी का जो प्रदर्शन इस साल रहा है, कैसे देखते हैं आप उसे? और पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछाल देखने को मिला है, कितना सस्टेनेबल है, वहाँ पे क्या रेंज रह सकती है? देखिए, ऐसा है कि डोमेस्टिक प्राइस में जैसे अभी प्रकाश भाई ने बोला कि अभी 60 लाख टन दिया है और काफी एक्सपोर्ट आगे जाके सेकंड ट्रंच में आना चाहिए। हाँ, जरूर आना चाहिए, जब भी गवर्नमेंट अच्छी तरह से सोचे और करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। पर डोमेस्टिक में ऐसा है कि जैसे कहा गया कि हम जो डिस्कशंस हो रहा है, डिफॉल्ट निगोशिएशन, उससे ज्यादा ये करना चाहिए कि कितनी चीनी जाएगी। तो मैं 100% प्रकाश भाई के साथ में हूँ कि जब 60 लाख टन के ऊपर एक्सपोर्ट होने वाली नहीं है, तो डोमेस्टिक मार्केट ऊपर बढ़ेगी नहीं। एक दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को जैसे टाइम आवे तभी इंडस्ट्री और सबने ये भी बोलना चाहिए कि 2 साल से आपका एफआरपी बढ़ा हुआ है, तो एमएसपी भी बढ़नी चाहिए। इस तरह से कहना कि कोटे से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अच्छा व्यू है, लेकिन एक सपोर्ट प्राइस हो तो इस तरह से जो हर साल एक्सपोर्ट की अच्छी क्वांटिटी बनती है, तो अगले साल भी अच्छा एक क्रॉप हो जाएगा शुगर केन का। तो ये जरूरी है। और डोमेस्टिक मार्केट जब 3 महीने रहते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये प्रोडक्शन के टाइम पे काफी ऐसी भी शुगर मिले हैं जिनके यहाँ फाइनेंस प्रॉब्लम्स है, तो वो शायद कभी जो कोटा गवर्नमेंट ने दिया रहता है उससे एक्स्ट्रा कभी बेच लेते हैं, तो उससे थोड़ा प्रेशर रहता है। तो डोमेस्टिक प्राइस मुझे पर्टिकुलरली एक जनवरी एंड या फरवरी एंड तक बढ़ने की उम्मीद कम लग रही है। ओके। आप कैसे देखते हैं प्रकाश जी इसको? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, आपको भी लगता है कि यहाँ पर भाव पीक आउट कर चुके हैं, नियर पीक हैं? यू कांट से, इसी इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें उभर के आ सकते हैं। लेकिन आज के तारीख में मैं जो देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट, उसमें 5 to 10% बढ़त ही हो सकती है, कम नहीं हो, ये जहां तक मेरा अंदाज। ऑलराइट। जो एक और अदर चीज जो शुगर एज अ सेक्टर दिखता है वो है एथेनॉल। और पिछले कई दिनों में ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर प्राइस रिलीज तो आता हुआ देखा नई सीजन के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज की मांग यहाँ पर काफी कुछ निकल के आई है, उसे आप कैसे देखते हैं प्रकाश जी? कौन सी इन्वेस्टमेंट? एथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सब्सिडी की मांग की जा रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट मांगा जा रहा है, उन डिबेट्स को आप कैसे देखते हैं? नहीं, I don't think there is any subsidy part there. See, government has already done their best. Interest subvention scheme जो लाई है कि बैंक से आप नई डिस्टिलेशन कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए जो लोन लेने जाते हैं, सपोज वहाँ 12% इंटरेस्ट है, तो अप टू 50% और अप टू लिमिट ऑफ 6% इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो इतने कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलने की सुविधा गवर्नमेंट ने बना के रखी है, उसमें सब्सिडी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ये स्कीम 2 बार एक्सटेंड भी की गई है। सो वी गिव फुल मार्क्स टू गवर्नमेंट फॉर इंकरेजिंग इथेनॉल। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में हमने तो 10% क्रॉस कर दिया है। अगले करंट ईयर के लिए 15% का टारगेट है, 25 तक 20% का टारगेट है। 20% जब इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगा पेट्रोल में, तो 60 लाख टन सब्सिडी होने वाली है चीनी। 60 लाख टन, माइंड यू मनीषा, 60 लाख टन गोइंग आउट ऑफ योर इन्वेंट्री, ये बहुत बड़ी बात होने वाली इंडिया के लिए, क्योंकि that is going to help the domestic prices to improve and remain at a proper level. और सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि पैदावार ज्यादा होती है तो चीनी के दाम गिरते हैं, फिर गन्ने का बकाया बढ़ता है। ये सारी चीजें अभी हिस्ट्री में जमा हो जाएगी आगे चल के। जब ये 20% आ जाएगी तो इंडिया में चीनी का कोई इश्यू रहेगा ही नहीं इस मामले की, भाई बकाया का रेट है या चीनी के दाम गिरने, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट। तो काफ़ी जैसे कि रोज़ाना ही आजकल कहा जा रहा है कि शुगर सेक्टर एक स्वीट स्पॉट में है, और एक क्लीशेड लाइन ये बनती हुई नजर आई है कि काफ़ी कुछ पॉजिटिव इस सेक्टर में हमने आता हुआ देखा है। प्रफुल्ल जी, शादियों के सीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पर चीनी की मांग अच्छी निकल के आई है। कहा यह भी जा रहा था कि दिवाली के आसपास भी यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी। पिछले साल हमने 27.2, 27.5 कंजम्पशन का आंकड़ा देखा, उसके आसपास ही इस साल का भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है जो कि नियर रिकॉर्ड हाइज है। कैसे देखते हैं आप शुगर अवेलेबिलिटी और शुगर डिमांड इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में?
शुगर की डिमांड और अवेलेबिलिटी की कोई चिंता नहीं है। कंजप्शन जहां तक हमारा सोचना है कि 28 तक भी टच हो जाएगा, जिस तरह से हाईएस्ट मैरिज सीजन हो रही है। फिर अगले साल भी कोई कर्नाटक और दूसरे स्टेट के इलेक्शंस भी है। हमें पर्टिकुलर लगता है कि हिंदुस्तान को चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, पर हाँ हमारे पे गवर्नमेंट पे ये टीआरक्यू और अलग अलग जो रिलेशनशिप्स रहते हैं देश से, वहां से प्रेशर रहेगा कि आप हमें और कोटा दीजिए और या कोई परमिशन अलग से दीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए। ये रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास चीनी जो मार्च महीने तक रहेगी वो और कोई देश नहीं दे पाएगा वर्ल्ड के अंदर। पर डोमेस्टिक के लिए हमें कोई चिंता नहीं लग रही है। एक फाइनल सवाल प्रकाश जी आपसे भी, आपको भी लगता है कि मांग यहाँ पर लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अगर 28 मिलियन टन की हम आसपास की भी बात करें तो वो नया हाई होगा? Well, I'm very optimistic about the sugar industry. मैं इंडस्ट्री से करीबन 24 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन ये पहला साल मैं ये देख रहा हूँ कि ऑल द 3 स्टेक होल्डर्स आर स्माइलिंग। ये कभी हुआ नहीं था इसके पहले। 3 में से 2 तो रोते रहते, एक हैप्पी होता है, या दो है अनहैप्पी रहते, एक स्माइलिंग करता है। इस बार फार्मर इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ गुड प्राइस एट अ राइट टाइम। बकाया बिल्कुल कम आया है। शुगर मिलर्स आर हैप्पी बिकॉज देयर कैश लिक्विडिटी इज इम्प्रूव्ड and they could clear all the outstandings. And surprisingly, the consumer is also smiling at the same time. You know why? Because the retail price, कहीं भी देखिए आप, चेन्नई का 1-2 महीने का अगर छोड़ दिया तो कहीं भी 40, 41, 50 के ऊपर कहीं भी रिटेल प्राइस गई नहीं है। भले दिवाली आई गई, आने वाला भी बाकी सब फेस्टिवल्स आने वाले जाने, लेकिन ये रिटेल प्राइस के लेवल, इसी लेवल पे रहने की और कंज्यूमर की स्माइल देखने के पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि ऑल द स्टेक होल्डर्स आर स्माइलिंग। टच वुड, आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू फॉर इंडिया, गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली, एक शुगर रश है यहाँ पे, स्वीट स्पॉट भी है यहाँ पर, और काफी सारे ऐसे लाइंस यूज किए जा रहे हैं आजकल शुगर एज अ सेक्टर के लिए। तो क्लियरली 2022 यहाँ पर अच्छा निकला है और ये क्वार्टर भी बेहतर रहने की उम्मीद है। प्रफुल्ल जी, प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और वो टैगलाइन के साथ कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो किसान हैं, मिलें हैं या कंज्यूमर्स हैं, चीनी एज अ सेक्टर सभी के लिए यहाँ पर काफी बेहतर रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे अपने साथ। बात हम यहाँ पर अब मेटल्स की करेंगे, जहाँ पर इस हफ्ते भी बढ़त बनी हुई है, लेकिन कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। बात यहाँ पर मेटल्स की करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक फिर से लौटती हुई नजर आई है। कॉपर के 5 महीने के हाईज के बाद कुछ मुनाफा वसूली अब यहाँ पर लौटी है। नवनीत, कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर के प्राइसेस को? वेल मनीषा जी, हमने देखा कि नॉन स्टॉप एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ था, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा था और बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छी रुझान देखने या अच्छी रैली देखने मिल रही थी, जहाँ पे कॉपर के प्राइसेस $7,900 से $8,600 तक चले गए थे। फिलहाल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या करेक्शन देखने मिल रहा है प्राइसेस में, जो कि प्राइसेस को वापस $8,200 तक, या डोमेस्टिक टर्म में कहूँ तो 685 रुपीज के आसपास ले आया है। मेरे हिसाब से भाव में थोड़ी नरमी और रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 106.50 के ऊपर होल्ड कर रहा है और ऐसा लग रहा है 100 से 150 बेसिस पॉइंट की और रैली आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा नरमी का माहौल रह सकता है। और आपके आने वाले दिनों में 678, 675 तक के भी पैसे देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रहेगी फिलहाल। ऑलराइट, कॉपर को बेच के यहाँ पर काम करना है। बात अब यहाँ पर लेड की कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक पिछले एक हफ्ते की यहाँ पर बात की जाए तो लेड में करीबन 6.5% की बढ़त है और लेड यहाँ पर 5 महीने के हाईज पर कारोबार भी कर रहा है। अनुज, काफी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो काफी ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पर लेड में बाइंग की कॉल्स आई थी और काफी सही भी बैठी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम इतनी बढ़त देख चुके हैं, 5 महीने के हाईज पे कारोबार है, एलमी इन्वेंट्रीज ऑफ कोर्स 15 साल के लोज पे हैं, जिसका फायदा हमने यहाँ पर लेड को आते हुए देखा है। लेकिन अब करंट लेवल से क्या करने की राय है? अनुज, आप मेटल्स को कैसे देखते हैं और लेड में क्या करने की राय रहेगी? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, लेड के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखा था। लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट था और अभी भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव, हालांकि जो हमने लास्ट वीक टारगेट था वो करीब 186, 187 के आसपास वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। बट हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है यहाँ पे महज अगर हम पूरे ही बेस मेटल काउंटर में देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो लेड में हमारा अगेन हम बाय कॉल यहाँ पे देना चाहेंगे, अराउंड 180 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं
तो खरीदारी कर सकते हैं। 177 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि अगेन 185 186 तक के लेवल लेड में देखने को मिल सकते हैं। तो डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है, टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि लेड में अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इवन सभी बेस मेटल में मुझे लगता है कि अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, लेड में यहाँ पर खरीदारी की राय है। नवनीत, अगर निकल को देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ ट्रेड डिस्टर्ब होता हुआ जरूर नजर आया है। हमने लिक्विडिटी कम होते हुए देखी है, वॉल्यूम्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कम हुई हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अगर निकल की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर भी एक हफ्ते में 18% की बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, आप उसे कैसे रीड करेंगे और क्या यहाँ पर कारोबार करने की राय देंगे? मनीषा जी, निकल में फिर से जो मार्च में हुआ था वैसा ही माहौल थोड़ा सा छोटा रूप में डेवलप होते हुए देखा गया है, जहाँ पे 24-25 हजार डॉलर के बाद जब रैली सेट हुई नहीं तो अचानक से आपने 29,000 और 31,500 रुपए तक के $1 तक के स्तर देखे, जो कि एक नहीं बल्कि पिछले हफ्ते में 2 बार बैक टू बैक हिट हुआ। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से निकल में ऑलरेडी वो मोमेंटम हम देख चुके हैं और कोई खास ट्रिगर नहीं है फंडामेंटल फ्रंट पे जो ये रैली को सस्टेन होता हुआ नजर कराए। तो मेरे हिसाब से पूरा रिट्रेस हो जाएगा और वापस आपको 26,000 25,500 तक के स्तर दिखेंगे। फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है जो निकल को सपोर्ट दे सकती है। ऑलराइट, क्लियरली निकल वाला जो ट्रेड है वो थोड़ा सा असमंजस भरा भी रहा है, तो कंसर्न्स वहां पर लगातार बनी हुई हैं। अनुज, एल्यूमिनियम कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पिछले हफ्ते तो हाईज बनते हुए देखे थे, इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी खासी हुई थी। एल्कोआ ने भी कहा कि आगे जाके मांग बेहतर रह सकती है, प्रॉफिट मार्जिन उनके थोड़े से दबाव में है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गाइडेंस उन्होंने 4th क्वार्टर के लिए कम करी थी, उसका एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा था। एल्यूमिनियम के करंट लेवल्स पे अब क्या करने की राय देंगे? देखिए, एल्युमिनियम ने इसी हफ्ते अपना कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक किया था, ऑलमोस्ट 213 के आसपास के लेवल्स बनाए थे, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि एल्युमिनियम जो है अभी भी एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर में है, यहाँ पर महज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हमारा व्यू है कि नीचे में 205 तक के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि अगेन 211 212 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया 213 214 के आसपास का, अगर वो ब्रेक होता है तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फंडामेंटल साइड जो है तो डेफिनेटली सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब है, जो कि एक मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और जिस तरीके से हमने प्रीशियस मेटल में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी थी, उसका भी एक इंपैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। डॉलर में डेफिनेटली एक वीकनेस दिख रही है। हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में आगे भी थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम बेस मेटल में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में 205 के आसपास एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में जल्दी ही 210 212 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, क्लियरली ये मेटल्स का रैपिड फायर था आप दोनों के लिए, और आपने चारों ही मेटल्स जो हमने बात करी है उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दी हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों की टॉप पिक्स भी जानना चाहेंगे। नवनीत, आपकी टॉप पिक्स आज के बाजार में कहाँ होंगी? मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड के मार्केट में थोड़ा सा उठापटक देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि आज भी अगर 53,000 का स्तर नहीं निकाल पाता है गोल्ड, तो आपको करीब 250 से 400 रुपए के आसपास का करेक्शन देखने मिल सकता है। तो 53,000 के आसपास सेल किया जाए, 53,150 का स्टॉप लगाइए एंड 52,650 का टारगेट देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ क्रूड में एक नरमी का माहौल डेवलप हुआ है लास्ट 3-4 दिनों की वोलेटिलिटी के बाद, और जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है। 6900 के आसपास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया जा सकता है। आप 7,000 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 6750 तक के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में जारी रह सकती है। अनुज, आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी, एग्री या नॉन एग्री स्पेस में, जो आप दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एग्री में देना चाहूंगा क्योंकि एग्री में मोमेंटम काफी है। आप अगर कॉटन सीड ऑयल के को देखें तो आज ही हमने देखा 2850 का इसने हाई बनाया है, जो कि हमारा लास्ट टाइम टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी भी इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम मौजूद है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड करीबन 2700 के आसपास कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये काउंटर अब जल्दी ही 2900 से लेकर 3000 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। 2620 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ग्वार को देखें तो इसने 5824 का आज हाई बनाया है, जो कि हमने लास्ट टाइम टारगेट दिया था वो भी अचीव होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे ग्वार में अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5650 के आसपास में, और नीचे में 5400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि जल्दी ही 5900 से लेकर 6000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, दोनों ही बाय कॉल्स यहाँ पर अनुज की तरफ से भी आती हुई। लेकिन इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने सभी स्ट्रैटेजीज मेटल्स और एग्रीकल्चर नॉन एग्री सभी में यहाँ पर आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे आवाज समाचार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट